हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 3 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकाधिक यानी एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खाद्य जाल। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो भोजन के लिए जीवों के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है तो उत्पादक आता है। ठीक है, उत्पादक में कौन आता है, पेड़ पौधे आते हैं और ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उत्पादक के बाद कौन आता है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता में सबसे पहले कौन, तो प्राथमिक उपभोक्ता आता है। ठीक है, पहले उत्पादक फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद कौन आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है, फिर कौन आता है उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, फिर कौन आता है, अपघटक आता है। ठीक है, ये आपका क्या है, खाद्य श्रृंखला है। और एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है तो खाद्य जाल बनता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए, ये पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, अब तो नया बजट आ गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो ये कब से प्रभावी हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2018 को यह प्रभावी हुई थी। लेकिन इसकी पहली किस्त कब आवंटित की गई थी तो 24 फरवरी 2019 को इसकी पहली किस्त मिली थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोमास को जैव ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, जैव ईंधन। और ये किससे बनता है जैव ईंधन, तो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट से जो ऊर्जा बनती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। इसके स्रोत क्या होते हैं, तो जैसे कृषि अपशिष्ट यानी जो खेत से कचरा निकलता है, जानवरों से जो कचरा निकलता है, गोबर हो गया, इन सब से जो है जो ऊर्जा बनती है कौन सी होती है तो बायोमास ऊर्जा होती है। ठीक है, और बायोमास ध्यान रखिएगा, बायोमास ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है ये, नवीकरणीय, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा की और हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका बायोमास हो गया, एक आप लोग ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है। ठीक है, नवीकरणीय की बात करें तो पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, बायोडीजल भी आपका क्या है, नवीकरणीय है, बायोडीजल। पनबिजली जिसे हाइड्रो पावर कहा जाता है वो भी आपका नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर हम बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, जैसे आपका तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक, बायोमास कैसा है तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, और पूछा जाता है कि बायोगैस में किस गैस की अधिकता होती है तो मेथेन, और इसमें मेथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए क्या होता है इसमें तो मेथेन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, बायोगैस में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल डैश। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ध्यान रखिएगा, ये क्या है तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का है ये। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है।
सभी को पता होगा अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, नीला लिटमस लाल हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीला लिटमस लाल हो जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, CuSO4। ठीक है, और ये क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक, नेक्स्ट, गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि, कह रहा है गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर किसका प्रयोग, हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होती है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन से, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु हो गया आपका पारा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा सबसे भारी धातु है, उसके बाद आपका सोना, प्लेटिनम और चांदी आते हैं। ठीक, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है। स्टेनलेस स्टील मैंने बताया था ये क्या होता है, ये मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, और इसमें किसका मिश्रण होता है, तो मुख्यतः इसमें क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम, कार्बन और इसमें निकिल भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। नाम इसका भले जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, यानी चांदी इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन 1 इसमें आपका तांबा, जस्ता और निकल होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल होता है, लेकिन इसका नाम जो है चांदी जैसा सफेद दिखने के कारण क्या रखा गया है, जर्मन सिल्वर रखा गया। चांदी की तरह दिखता है इसीलिए इसका नाम रखा गया है, लेकिन इसमें चांदी होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। जब उसको बंद कर देते हैं तो दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के बाद क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो पानी जल्दी उबल जाता है, और जल्दी उबल जाता है तो खाना जल्दी पक जाता है उसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन 3, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है। करा किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है समान होती है, तो -40। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री पर। ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट, खैरा एक पादप रोग है या किसकी कमी के कारण होता है। खैरा जो है ये क्या है, आपका पादप रोग है, किसकी कमी के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। ध्यान के प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला, यानी जो सबसे पुराना है और अभी तक छप रहा है, कौन सा समाचार पत्र है, तो मुंबई समाचार पत्र। पहले इसका नाम बंबई समाचार पत्र था, अब मुंबई समाचार हो गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बंगाल गजट, तो ये भारत का क्या है, पहला समाचार पत्र था। ठीक है, पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, और इसके संपादक कौन थे, तो जेम्स अगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, पहला समाचार पत्र था भारत का ये, इसके संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की थे, और इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंत मार्तंड था। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, और इसके संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो है इसके संपादक थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आयरन का समृद्ध स्रोत है। आयरन किसमें सबसे ज्यादा, तो इसमें हरी सब्जियां। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए, हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। बाकी अंडा जो दाल है ये किसके स्रोत हैं, तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? करा कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? पहला है संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ये करेक्ट है आपका। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक क्या है, बहुलक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और सीएम तो पता ही आप सभी को नीतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट है, अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है? अष्टांगिक पथ या मार्ग, ध्यान रखिएगा ये किस धर्म से संबंधित है, ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें पूछा अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का विषय है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ध्यान रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने? तो कुशीनगर में दिया था। ये सब पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, चाणक्य को डैश के रूप में भी जाना जाता है। चाणक्य को किस रूप में? तो इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी रचना की बात करें तो आप सभी को पता है इनकी रचना जो है कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। और ये जो है राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है आपका जो है अर्थशास्त्र। इसमें पूछा जाता है कितने अधिकरण है? तो इसमें 15 अधिकरण है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और चाणक्य को भारत का माइकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। उस समय उत्तर भारत पर किसका राजवंश था? तो नंद वंश का शासन था। नंद वंश अगर पूछा जाए किस कौन सा शासक था नंद वंश का? तो घनानंद उस समय शासक था। ठीक है, घनानंद, घनानंद ध्यान रखिएगा। और ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक भी था। और इसी को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को हराकर किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पादप रोग दिया है और संचरण का तरीका दिया है। देखिए, गेहूं की रस्ट जो है गेहूं का रोग है, किससे फैलता है ये? तो वायु एवं बीज से। भिंडी की पीत जो रोग है ये कीट से फैलता है। और नींबू का कैंकर जो है ये केवल वायु से। नींबू कैंकर जो है ये आपका केवल वायु से। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? कई बार बता चुका हूं। करा किसने जो है आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने स्थापित किए थे दूतावास विदेशों में। कहाँ कहाँ पे किया था? तो फ्रांस में किया था, टर्की में किया था, मिस्र में किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो ये मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक था। और इन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है। और इनके शासनकाल की बात करें तो 1782 से लेकर 1799 तक ये शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस को। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस जो है इनको फांसी क्यों दिया गया था? क्योंकि ये मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें ये शामिल थे। और ये बम कांड कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, तो 30 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया मुजफ्फरपुर षड्यंत्र या बम कांड कब हुआ था? तो ये 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था? तो खुदीराम बोस शामिल थे और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। कब फांसी दिया गया था? तो 11 अगस्त
1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। और जब इन्हें फांसी दिया गया था, ये कितने साल के थे? तो मात्र ये 18 साल 8 महीने 8 दिन के थे। ठीक है, तो ये 18 साल के उस समय थे, तो उन्हें फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। ठीक है, मात्र 18 वर्ष के थे उस समय ये। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो सत्य प्राप्त करने का एक तरीका है अहिंसा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक? किस देश में द्वीपों की संख्या जो है, द्वीप जो है, द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, जो स्थल पानी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा द्वीप जो है कहाँ पे? इंडोनेशिया। ऑप्शन 2। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। इंडोनेशिया की नई राजधानी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ये कहाँ पे है, किस राज्य में? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13,058 फुट की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है 13,058 की फीट पर ये। और जो जिला की बात करते हैं तो ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है जो जिला। नाथुल्ला कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। बिल्कुल करेक्ट है, पौधे में जो है 90% क्या होता है? जल होता है। ये पॉइंट सही है। दूसरा, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता नहीं, जड़ों तक नहीं, सभी भाग में। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तीसरा है, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। और चौथा है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं। नहीं, नमी तो चाहिए होती है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? तो आपका ए सही है और सी सही है। ए और सी किस में है? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। लेटेराइट मिट्टी भारत में जो है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाई जाती है। वैसे पूर्वी घाट में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, राज्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा में भी आपका पाया जाता है ये। ठीक है, असम में भी पाया जाता है, मेघालय में भी है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया था TRE 2 में, उसमें मेघालय ऑप्शन में था। तो ध्यान रखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है पश्चिमी घाट में मुख्यतः पाई जाती है। और राज्य भी ध्यान रखिएगा, मेघालय वगैरह में, असम मेघालय में भी पाया जाता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? कारण कौन सा तत्व जो है पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? देखिए, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के जो भाग हैं, तो देखिए सबसे ऊपर कौन कौन सा है? तो सबसे ऊपर आपका क्रस्ट कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट को जो और किस नाम से जाना जाता है? इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें आपका सिलिका, शीश आपका यहाँ पे सिलिका हो गया और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है क्रस्ट में। ठीक है, उसके बाद कौन सी परत आती है? तो मेंटल आती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। इसमें किस तत्व की अधिकता होती है? सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपका सिलिका और मैग्नीशियम की जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा होता है? कोर होता है या क्रूड होता है। और इसमें जो है आपका, इसे निफे कहा जाता है, इसे निफे। निफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपका जो है निकिल होता है। ठीक है, निकिल होता है और क्या होता है इसमें? और Fe होता है, यानी फेरस यानी आयरन होता है। तो सबसे ज्यादा जो है इसमें कोर पूछा है अंतर्भाग में, तो लोहा यानी Fe यानी फेरस या आयरन या लोहा कहा जाता है जिसे। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट यानी सियाल, सियाल में आपका सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में आपका सीमा जिसे कहा जाता है, यानी इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और कोर में आप, कोर को निफे कहा जाता है। और निफे में आपका निफे, इसमें आपका निकेल होता है और आयरन होता है।
ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन 1 प्रेरी। देखिए ये कैसा मैदान है? तो ये आपका शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की और हम बात करते हैं तो पंपास भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। ठीक है, वेल्स भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ये। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। एक आप ध्यान रखिएगा, डाउन्स भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। डाउन्स कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। एक स्टेपीज भी है, स्टेपीज है, ये भी आपका शीतोष्ण है, तो ये आपका यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में, तो आपका स्टेपीज घास के मैदान। तो ये आपका तो शीतोष्ण हो गए। अब ध्यान रखिएगा, उष्ण भी ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है कौन से घास के मैदान उष्ण है, कौन से शीतोष्ण है। तो उष्ण में ध्यान रखिए आप लोग कंपास, कंपास या कंपास, तो ये आपका ब्राजील, ब्राजील में कौन सा? तो कंपास हो गया। ठीक है, उष्ण और बात करें तो लानोस हो गया। लानोस भी आपका कहाँ पे? वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में है। सवाना घास के मैदान, सवाना भी आपका कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ये आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, और कहाँ पे सबसे ज्यादा? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका गुजरात में, फिर राजस्थान में लिग्नाइट कोयला। देखिए 4 प्रकार का कोयला होता है, ध्यान सुनिएगा। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है एंथ्रेसाइट में, इसे शुद्ध कोयला भी कहा जाता है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, और सबसे अशुद्ध पीट होता है। ये कोयले के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है, लेकिन इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो रूस के बाद आपका बोत्सवाना का नंबर आता है, तो ऑप्शन 3। ठीक है, सबसे पहले रूस है, फिर बोत्सवाना है, फिर आपका कांगो है। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से, तो ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से पूछा तो बोत्सवाना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है कई बार। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय ये क्या था? मूल अधिकार था, लेकिन ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और किसमें शामिल है? तो ये आपका आर्टिकल 300A में शामिल है। अब ये क्या है? तो ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है, ना कि आपका मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं, किस भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लिख देंगे 6 मौलिक अधिकार तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि, तो ऑप्शन 1 यदि वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो ये करंट अफेयर था उस समय, हैदराबाद, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर 2 खंड X तथा Y रखा हुआ है। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। दोनों खंड एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। तो कौन सा खंड आनत तल के निचले भाग पर पहुंच जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड X, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकंड है। बिजली की घंटी से निकले ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। तो ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? तो इसको जो है 350 भागे 750 कर देंगे तो हवा में तरंग की लंबाई आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर। तो इसमें किसमें है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? जो बाघ होते हैं अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अपने मूत्र की गंध छोड़कर अपना वो क्षेत्र निर्धारित करते हैं, यानी एरिया निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाघ से ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट टाइगर आया था आपका 1973 में आया था। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट, मुंह में जीभ का कार्य क्या है? मुंह में जीभ का कार्य क्या है? तो जीभ जो है भोजन का स्वाद बताता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर है। जीभ क्या करता है? भोजन का स्वाद बताता है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा भी गया था जीभ के बारे में। तो देखिए, जीभ का जो आगे वाला भाग है, अग्र भाग होता है, ये किसका क्या बताता है? तो ये आपका मीठेपन को बताता है। ठीक है, मीठा का स्वाद देता है। और जो बगल वाला एरिया है इधर, तो ये किसका स्वाद देता है? तो ये नमकीन। ठीक है, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला एरिया खट्टा बताता है। ठीक है, और ये जो पीछे वाला भाग होता है तो ये किसको स्वाद बताता है? तो कड़वा का स्वाद बताता है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। आगे का भाग मीठा। ठीक है, जो इधर वाला भाग है ये वाला नमकीन, और उसके ऊपर आपका खट्टा, और सबसे पीछे वाला भाग कड़वा बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा? पहला, इसमें लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज्यादा ठंडी है, लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 2, लकड़ी की कुर्सी लोहे की कुर्सी से, सॉरी इसमें पहला है, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लकड़ी के कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी। ठीक है, लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी होती है क्योंकि लोहा जो होता है ये उष्मा का क्या होता है? उष्मा का सुचालक होता है, और लकड़ी क्या होता है? तो ये उष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए जो है लोहा ज्यादा ठंडा होगा लकड़ी के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट है, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो ये आपका दोलक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, साटा बांधना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? कौन सा बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो तितली। तितली जो है ये अंडा देता है। ठीक है, अंडे देती है। चूहा और चमगादड़ जो है आपका ये बच्चे देते हैं, स्तनधारी है ये। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण, जंतुओं में नहीं। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आहार नली का इसमें भाग पूछ रहा कौन सा है? तो लारगंथ होता है और क्षुद्रांत होता है। ठीक है, तो ए और डी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? अनाज की क्षति यानी अनाज खराब ना हो। ठीक है, इसके लिए क्या उपयुक्त है? तो हवा रहित डिब्बा, यानी एयर टाइट डिब्बा में अगर हम अनाज को रखेंगे तो वो खराब नहीं होंगे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं? कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? तो छिड़काव बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो, करा दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो ऑप्शन समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। कौन सा पौधा है? तो क्रोटन पौधे से इसका पता लगाया जाता है कि जमीन गीली है या सूखी है। ऑप्शन 3 क्रोटन। नेक्स्ट, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है। उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट है, अग्निशामक में ध्यान रखिएगा। तो आपका सांद्र
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और क्या होता है इसमें, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑप्शन 1, एनसीईआरटी में है ये सब प्रश्न। नेक्स्ट है, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग, करा जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग जो है किसमें काम आता है, तो इसका अधिकतम भाग पाचन के काम आता है। ठीक है, ऑप्शन 2 पाचन। नेक्स्ट, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आपका विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण है। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है, तो कच्चे माल का नजदीक में पाया जाना इसका मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। करा, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। बाकी समवेग को कम करने के लिए बल की आवश्यकता होगी, दिशा बदलने के लिए भी आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है। देखिए इसमें इस बुक में जो है केवल उच्चतम न्यायालय दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत इन दोनों को प्राप्त है, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत इन दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है ये, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैन ऑफ द ईयर 2023, तो ऑप्शन 2 हेमंत के श्रीनिवासलू को, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रम की बात करते हैं तो सूर्य है, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है, बुध ग्रह है। बुध के बाद कौन आता है, शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा है, तो पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद आपका बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति के बाद कौन सा है, तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह के बाद अरुण है, और सबसे लास्ट में कौन सा है, तो वरुण ग्रह है। क्रम ध्यान रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला, ध्यान रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र है, और इसे भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन सब नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्रम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ध्यान रखिए, कोई लिखित ब्यौरा ना हो। ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है कितना समय लगता है पृथ्वी को, तो 365 दिन लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 365 दिन। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर अब कितने देर में घूर्णन करती है, तो 23 घंटा
23 घंटा 56 मिनट, जिसे आप लोग 24 घंटा कहा जाता है जिसे, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? अभी बताया, सबसे छोटा बुध ग्रह है, ऑप्शन 3। सबसे बड़ा बृहस्पति है। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और सबसे जो है चमकीला ग्रह है, इसे भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से कौन से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं? तो बीन, तुम्बा और खंजरी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कालबेलिया एक जनजाति है, वो बनाती है। कालबेलिया जनजाति जो ये राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में पूछ रहा, क्या सही नहीं है? देखिए, पहला इसमें इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये तो सही है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूसरा, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, नहीं 5 वर्षों के लिए नहीं, 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए होता है। तीसरा, यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी ध्यान रखें, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। पूछा गया था अब की बार इसमें कितने चार्टर हैं? टीआरई 2 में पूछा गया था शायद, इसमें कितने चार्टर हैं? अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें कितने अध्याय हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें 19 अध्याय हैं और 111 आर्टिकल, ये पूछा गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी जो है क्षमादान की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन 3। किस आर्टिकल के तहत? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा में सदस्यों की संख्या ध्यान होना चाहिए आपको, 243 है। अच्छा, पूछा जाता है कि विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें है जो है एससी को 38 सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने सीटें आरक्षित हैं तो 40, एससी के लिए पूछा जाए तो 38 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। अच्छा, बिहार की लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 16। ये सब ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो ऑप्शन 2 भीम संघ के नाम से। नेक्स्ट, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल हैं। जिले कितने हैं बिहार में? तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो 1765 में, ऑप्शन 1 1765। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकास किया? तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, या कुंडलवन, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक है। महावीर स्वामी की बात करते हैं, इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इनका जो है वर्धमान था। इनकी मृत्यु ध्यान रखिए कहाँ पे हुई थी? तब पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी 23वें नहीं, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, 23वें तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण में है, केसरिया में। केसरिया स्तूप, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसरिया, ये पूर्वी चंपारण में है, मोतिहारी में।
नेक्स्ट, भारत में एक जगह ऐसा जहां कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहां यह अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन 1। वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 8 हैं। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये आपका केरल में अवस्थित है। ऑप्शन 3, कार्डमम। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान ध्यान रखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 3। अब की बार किससे मिला था? तो प्रभा वर्मा को मिला था। इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रभा वर्मा को पिछले साल मिला था। प्रभा वर्मा को किसके लिए? तो इनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, 2 कथन दिया है। कथन बना है आपका, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा भेड़ बकरियों को रखने की जगह को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये चांगपा जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख वगैरह में पाई जाती है। कथन 2 है, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनते हैं या बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सही है आपका। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 135 पे आते हैं। उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, उल्लू की आंख में जो है केवल जो है सलाका कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? जब अपच हो जाता है यानी एसिडिटी हो जाती है अगर पेट में, तो किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड। ऑप्शन 3, एंटासिड। नेक्स्ट, फायरमैन यानी जो आग बुझाने वाले का कार्य है, पहला है वायु का प्रवाह काटना, सही है। ईंधन का ताप कम करना, ये भी करेक्ट है। वायु का प्रवाह बढ़ाना, नहीं। ईंधन का ताप बढ़ाना, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो आपका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे? परिभ्रमण गति यानी घूर्णन गति, यानी जो अपने अक्ष पर घूमते हैं ग्रह, उसी क्या कहता है? घूर्णन कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है। और परिक्रमण क्या होता है? जो जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण यानी घूर्णन किसे कहा जाता है? जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं वो। ठीक है। तो सबसे अधिक घूर्णन किसका है? तो बृहस्पति ग्रह का जो है, ठीक है, सबसे अधिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज घूमने, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो लगभग आपका 9 घंटे 56 मिनट में चक्कर लगकर अपना काट लेता और लगा लेता है एक बार। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनमें से कौन बनाता है? तो म्यांमार बनाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यांमार जो है भारत के साथ 1458 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है। अगर वैसे पूछा जाता है तो बांग्लादेश, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा हुआ था। ऑप्शन 2, हिरोशिमा पे बम कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 को, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा बम फेंका गया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो लिटिल बॉय नाम का बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर कब? तो 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। कौन सा बम था? तो फैटमैन इसका नाम था। नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार कई सारे एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वन के बारे में दिया, पूछ रहा क्या सही है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र नहीं, केवल पादप थोड़ी ना। तो इसमें इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियां द्वारा बनी परत होती है, और झाड़ियां सबसे नीचे की परत होती हैं। गलत है। तीसरा, वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के बीच के जीवन का आधार प्रदान करते हैं, ये करेक्ट है।
ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो आप सभी को पता होगा V बराबर क्या होता है, IR होता है। I का मान कितना दिया है, तो आपका जो है 100 और R का मान 2.2 दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका 220 वोल्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो अपना पहला उपदेश मैंने बताया था सारनाथ में दिया था। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इशारे से अपनी बातों को समझाते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातों को उनके होठों को देखकर समझ जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो देश में कैसी शिक्षा का प्रावधान है, तो समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, सबके लिए शिक्षा। नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति में सटा कर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस, तो ये किसकी तरह किसकी तरह, तो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ऑप्शन 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है, गोंड जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा, इसमें कर्मा है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट है। CAG यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और CAG किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया। वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पानी के नुकसान को रोकने के लिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में है, तो किसमें है, तो ऑप्शन 1 वास्तविक विलयन, उसके बाद कोलाइडी विलयन, उसके बाद आपका निलंबन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, करा पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है, तो कौन सा आपका तत्व, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।